देखो हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण, क्योंकि मैंने स्वर व्यंजन और वो सारे बता दिए थे। सबसे पहले तो लिखो एक टॉपिक है बलाघात। बल का आघात। बलाघात ऐसे लिखो, शब्द के जिस वर्ण पर बल लगाया जाता है, जोर दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। शब्द के जिस वर्ण पर जोर लगाया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात में जोर हमेशा स्वर पर दिया जाता है। बलाघात में जोर हमेशा स्वर पर दिया जाता है। बलाघात में जोर हमेशा स्वर पर दिया जाता है। और दीर्घ स्वर पर दिया जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ मानी बड़े स्वर पर। दीर्घ स्वर 7 बताए थे कल मैंने, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, 7 बताए थे मैंने। तो बलाघात में जो जोर दिया जाता है वो हमेशा दीर्घ स्वर पर दिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि राम में बलाघात कहाँ है, ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो राम को जब हम विच्छेद करेंगे तो रे के साथ आ, राम, मैं के साथ ए, तो ये जो है ये तो ह्रीश्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। तो राम में बलाघात कहाँ है, तो थाना आंसर देना से आ पर, क्योंकि आ दीर्घ स्वर है। जब 2 या 2 से ज्यादा दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर पर दिया जाता है। और एक और होता है, जब जैसे एक शब्द आया था झूमेगा, झूमेगा में बलाघात कहाँ है। वी नो दैट हमेशा दीर्घ स्वर पर होता है। तो जह के साथ तो बड़ा ऊ है, मैं के साथ ए है, गा के साथ आ है, तो तीनों दीर्घ स्वर आ गए। ठीक है, इसमें तो केवल एक ही दीर्घ स्वर था आ, इसलिए आ पर दे दिया, लेकिन इसमें 3 दीर्घ स्वर आ गए। तो हमेशा जो उपांत्य स्वर होता है उस पर जोर दिया जाता है। उपांत्य का मतलब होता है कि जो अंतिम से पूर्व, अंतिम से जो पहले वाला है उस पर हमेशा बलाघात होता है। तो इसमें अंतिम से पहले ए है, तो झूमेगा में ए पर बलाघात है। लिख लो ये बात। जब 2 या 2 से अधिक दीर्घ स्वर हो तो हमेशा उपांत्य स्वर पर जोर दिया जाता है। तो हमेशा उपांत्य स्वर पर जोर दिया जाता है, अंतिम से पूर्व पर। अंतिम से पूर्व पर बलाघात होता है। जुम्मेगा में ए पर बलाघात है। अब लिखो वर्तस्य ध्वनियां। वर्तस्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? वर्तस्य ध्वनियां तो एक तो ये याद रख लेना, जय, न, रे, ले, से, ये 5 वर्ण होते हैं, ये वर्तस्य ध्वनियां होती हैं। जनरल श, इसकी यदि परिभाषा पूछे तो ऐसे याद रखना, इसकी परिभाषा ऐसे याद रखना कि जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारा स्वरतंत्र है, जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, वो वर्तस्य ध्वनियां होती है। जो हमारा स्वरतंत्र है, जो हमारी जीभ है, वो दांतों को स्पर्श करती है, वहां वर्तस्य ध्वनियां होती है। हमारे दांतों को स्पर्श करती है, वो वर्तस्य ध्वनियां होती है। वहां वर्तस्य ध्वनियां होती है। अब लिखो अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, इसका सिंबल ये होता है, ये ऊपर बिंदी होती है अनुस्वार, ये होता है अनुनासिक। अनुस्वार
तो एक तो यही क्वेश्चन आया था आरटेट में एक बार, अनुस्वार कितने प्रकार से लगाया जाता है? तो हमेशा अनुस्वार 5 प्रकार से लगाया जाता है। 5 जो वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, तो वो अनुस्वार होते हैं। कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, तो ये अनुस्वार होते हैं। कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। एक अनुस्वार में जब भी हम बोलते हैं तो मुख और नाक दोनों की ध्वनि होती है, लेकिन बस यही ध्यान रखना कि अनुस्वार में हमेशा मुख से अधिक उच्चारण होता है, मुख की ध्वनि अधिक होती है, और अनुनासिक में नासिके की ध्वनि अधिक होती है, नाक की ध्वनि अधिक होती है। क्योंकि अनुनासिक भी बोले मुख और नाक दोनों से जाते हैं, परंतु जो ध्वनि है वो नासिके की अधिक होती है। जैसे हंस ये अनुस्वार है, जैसे हंसना ये अनुनासिक है। अनुनासिक जो होते हैं उनको स्वरों की कोटि में लिया जाता है, और अनुस्वार जो होते हैं इनको व्यंजनों की कोटि में लिया जाता है। अनुनासिक को स्वरों की कोटि में लिया जाता है, और अनुस्वार जो होते हैं उनको व्यंजनों की कोटि में लिया जाता है। व्यंजनों की कोटि में लिया जाता है। एक होता है अनुतान। अनुतान लिखो, सुर के उतार चढ़ाव को, जो हमारे बोलने का सुर होता है ना, सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जो हमारा सुर होता है उसके उतार चढ़ाव को ही अनुतान कहते हैं।